नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों डीआरडीओ की मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने भारतीय नौसेना के साथ जल्द ही भिलाई स्टील प्लांट का दौरा करेंगे, जहां पर वे एक नई टेस्टिंग सुविधा का दौरा करेंगे, जहां पर एक नए ग्रेड वाले स्पेशलाइज्ड स्टील को तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो नया स्टील है वो 6 स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये नहीं, ये जो स्टील प्लेट्स हैं उनका कई तरीके से परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट के सूत्रों ने कहा कि हमने उसी ग्रेड की प्लेट विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसका इस्तेमाल पनडुब्बी योजना के लिए आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत में किया गया था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पनडुब्बी के हल के छोटे सेक्शन का निर्माण भी किया जाएगा और फिर इसकी वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन का भी टेस्ट किया जाएगा, जिसे कि फाइनल किया जाना बाकी है। और ये नहीं, लेजर स्कैनर के जरिए किसी भी वेल्डिंग फेलियर को भी पहचाना जाएगा। बता दें कि स्टील के प्लेट्स और वेल्डिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के परीक्षण में किया जाएगा, और वो भी पनडुब्बी की मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ में। दरअसल भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों में नई तकनीक जैसे कि पंप जेट प्रपल्जन और गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगा, ताकि ये पानी में बेहद शांत बनी रहे। वहीं भारतीय नौसेना का लक्ष्य है कि वो अपनी इन पनडुब्बियों में 95% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करेगी। हालांकि ये जो पनडुब्बियां हैं वो अपने डिजाइन फेज में है और इसके बाद इसके निर्माण के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से बातचीत की जाएगी। यानी कि दोस्तों भारत ने अब अपनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों के काम के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने अपने 2 MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिन्हें कि जुलाई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। कहा जा रहा है कि तीसरा MS-60R हेलीकॉप्टर इस महीने के अंत में भारतीय नौसेना को मिल जाएगा और ये सभी जो 24 हेलीकॉप्टर्स हैं वो 2025 तक भारत आ जाएंगे। वहीं भारतीय नौसेना ने कॉन्सबर्ग के साथ एक डील की है, जिसके तहत भारतीय नौसेना उनसे हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स को खरीदेगी, जिन्हें कि भारतीय MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाएगा। बता दें कि नेवल स्ट्राइक मिसाइल ये 5th जनरेशन की हाई सबसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की सख्त कमी है, और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि भारतीय वायुसेना करीबन 6 फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट को खरीदेगी और एक फ्लाइट रिफिलर को लीज पर लिया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों भारत इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, जिसमें कि HAL उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, 6 बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए, जिसमें कि 4 साल का वक्त लगेगा। और भारत फ्रांस से एक A330 जो मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल उनकी एयरफोर्स कर रही है, उसको लीज पर लेने की योजना बना रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि उत्तम आईएसआर रडार को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों हाल ही में एक खबर आई है कि डीआरडीओ ने अब पूरी तरीके से उत्तम रडार की तकनीक को HAL को हस्तांतरित कर दिया है, और अब रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि स्वदेशी उत्तम रडार 41वें तेजस मार्क 1A फाइटर जेट से लगना शुरू हो जाएंगे। यही इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अभी उत्तम रडार की कम संख्या में, यानी कि करीबन 33 यूनिट का ऑर्डर किया गया है। इसके अलावा उत्तम रडार का जो स्केल अप वर्जन है, जिसे कि Su-30 फाइटर जेट्स में लगाया जाना है, वो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना अपने कुछ Su-30 फाइटर जेट्स को इसके डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए HAL को देगी। वहीं उत्तम 2 रडार जो कि तेजस मार्क 2 के लिए बना है, वो तैयार हो चुका है और इसे इंटीग्रेशन के लिए भेज दिया गया है, जिसे कि तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में लगाया जाएगा। इसके अलावा AMC का जो स्वदेशी रडार है, एक्स बैंड ट्रांसमिट रिसीव मल्टी मॉड्यूल, वो भी अपने उत्पादन में पहुंच गया है, लेकिन दोस्तों अभी इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप बनना बाकी है। दोस्तों अगली खबर आर्मीनिया से आ रही है। दोस्तों आर्मीनिया भारत के साथ ड्रोन्स और अन्य हथियारों की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है, जो कि भारत में बने हैं। इसके अलावा आर्मीनिया भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम और भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को भी खरीदना चाहता है। वहीं आर्मीनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आर्मीनिया को अब नए दोस्त की जरूरत है और भारत उनमें से एक है। दोस्तों अगली खबर भारत और चीन से आ रही है। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, और इस संघर्ष में भारी नुकसान देखने को मिला था। इस पूरे नुकसान की जानकारी पाने के लिए एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी और मांग की थी कि गलवान फेस ऑफ के चलते हुए नुकसान पर केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी और कहा कि अदालत इस मामले में दखल नहीं दे सकती। दरअसल दोस्तों ये जो याचिकाकर्ता है, ये दावा कर रहा था कि सरकार ने भारत चीन फेस ऑफ को लेकर जो जानकारी सार्वजनिक की है वो गलत और भ्रामक है।
हालांकि दोस्तों अदालत ने भी इसको सही तरीके से चमका दिया और सीधा बोल दिया कि अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती है। दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो खाली बैठे रहते हैं और इनको देश से कोई लेना देना होता नहीं है, केवल ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि ये लोग कहीं ना कहीं इनको फंडिंग मिली रहती है ताकि देश की बदनामी की जा सके। और दोस्तों ऐसे लोग भारत में आज से नहीं है, बल्कि वो कहावत सही है कि जयचंद जो कहा जाता था वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। दोस्तों अगली खबर पीओके को लेकर आ रही है। यहाँ पर भी दोस्तों एक याचिकाकर्ता ने एक सवाल खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के जो 24 खाली निर्वाचन क्षेत्र में जो भारतीय मौजूद हैं उनके अधिकारों को या तो निलंबित कर दिया जाए या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे भारतीयों के अधिकारों को चुनौती देने वाली ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हिस्से का जिक्र किया जा रहा है वह हिस्सा भारत का है, कोर्ट इस पर कोई दखल नहीं दे सकता। ये पूरी तरीके से नीतिगत मामला है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पीओके को भारत अपने में मिलाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान पीओके में कुछ संवैधानिक जो बदलाव है उन्हें करने की तैयारी कर रहा है ताकि वो यहाँ के लोगों पर अपना अधिकार जता सके। हालांकि संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए पाकिस्तान 24 प्रयास कर चुका है, सारे असफल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। श्रीमती शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके अलावा उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, जिसमें कि भारत ने अपने पड़ोसी प्रथम नीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। द्विपक्षीय सहयोग में सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, बिजली और ऊर्जा, परिवहन और संपर्क, इसके अलावा नदियों और समुद्री मामलों सहित सभी क्षेत्र इसमें शामिल है। बांग्लादेश अब दक्षिण एशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भी है। बता दें कि पिछले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर तक का हो गया है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश के जरिए कई तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि सीआरपीएफ को लेकर आ रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ के लिए अब तीसरी आंख बनने वाले हैं K9 विजन से लैस BSM डॉग्स। और दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बाद ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बन जाएगा। दरअसल दोस्तों उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परिचालन यूनिटें जल्द ही कुत्तों का उपयोग दूरस्थ निगरानी और शिविरों में उपकरण भेजने के लिए कर सकेगी। दरअसल कुछ ऐसा जो अब तक केवल अमेरिका के विशेष बल और कनाडा के विशेष बल ही कर पाए हैं। इसके लिए भारत जल्द ही K9 विजन सिस्टम और K9 रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम की खरीदारी करेगा। सीआरपीएफ K9S और BSM यानी कि बेल्जियम शेफर्ड पॉलिंस के पिल्लों की वर्किंग लाइन ब्रीडिंग स्टॉक की खरीद की प्रक्रिया में भी है। सीआरपीएफ ने खरीद के लिए गुणात्मक आवश्यकताएं और परीक्षण के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल आपको बताना चाहूंगा कि K9 रिमोट डिप्लॉयमेंट जो सिस्टम है ये एक K9 माउंटेड उपकरण है जिसे अंडर डॉग के रूप में दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाता है और ये प्रणाली हॉट जोन के अंदर दूर दूर तक व्यापक श्रेणी के उपकरणों जैसे कि ब्रीचिंग चार्ज, बगिंग डिवाइस, पोर्टेबल जैमर, जीवन रक्षक दवाएं और तकनीकी गैजेट्स देने में बहुत प्रभावी है। ये प्रणाली कुछ परिस्थितियों में अत्यंत सहायक भी साबित हुई है। इनका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब मानव हस्तक्षेप लगभग असंभव हो जाता है। K9 विजन सिस्टम जो एक K9 कैमरा सिस्टम है, इसका उपयोग दुनिया भर के विशेष बल करते हैं। सिस्टम में फ्रंट और रियर कैमरा, नाइट विजन, कॉलर, पाउच और रेडियो इंटीग्रेशन शामिल है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हैंडलर K9 से जुड़ा है। एक उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और रेडियो प्रसारण का मतलब है कि कम समय में परिचालन क्षमताओं को अधिकतम करना। सीआरपीएफ द्वारा रखी गई शर्तों के अनुसार सिस्टम कलाई स्क्रीन सुविधा से लैस हो और जिसे कम से कम 450 मीटर की दूरी से रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। कहा जा रहा है कि दोनों सिस्टम की खरीद से पहले उनकी क्षमताओं को समिति के सामने भी रखा जाएगा। हर बार जब कोई टीम गश्त पर जाती है तो कुत्ते टीम से आगे निकल जाते हैं और किसी भी घात, विस्फोट या फिर बारूदी सुरंग का पता लगाकर अपनी टीम को सचेत कर देते हैं। सीआरडीएस और K9 विजन सिस्टम की तैनाती से इन प्रभावित क्षेत्रों में गश्त करने वाली यूनिटों को अधिक शक्ति मिलेगी। अगली खबर दोस्तों नेपाल से आ रही है। दरअसल भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी ने नेपाली सेना को नॉन लीथल इक्विपमेंट सौंपे हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कहा कि जनरल पांडे ने नेपाली सेना की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हल्के वाहनों के साथ 220 मिलियन NRP के उपकरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि 10 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स, 4 घोड़े, सिमुलेटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स भी शामिल है।
इसके अलावा जनरल मनोज पांडे ने अपने नेपाली समकक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा के साथ भी बातचीत की और इससे पहले जनरल पांडे को नेपाली सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अगली खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई है। 6 हफ्ते के लंबे प्रचार अभियान के बाद लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हरा दिया है। लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। बता दें कि ट्रस ऐसे समय पर कार्यभार संभाल रही है जब ब्रिटेन बढ़ती महंगाई और अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा है। इसके अलावा निर्वाचित होने के बाद तुरंत उन्होंने अपना भाषण दिया और कहा कि वो करों में कटौती और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एक साहसिक योजना पेश करेंगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो से आ रही है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अब कुछ बड़ा करने जा रही है। दरअसल भारत के पास वैश्विक बाजार के लिए एक नया रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन और निर्माण करने की योजना है, जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने की लागत में काफी कटौती करेगा। सैटेलाइट को लॉन्च करने की लागत में कटौती करने के लिए एजेंसी वैश्विक बाजारों के लिए रीयूजेबल रॉकेट का डिजाइन और निर्माण करेगी। अंतरिक्ष विभाग के सचिव ने बताया कि हम भी चाहते हैं कि प्रक्षेपण आज की तुलना में बहुत सस्ता हो। वहीं इसरो प्रमुख की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्तमान में 1 किलोग्राम पेलोड को कक्षा में स्थापित करने में 10,000 अमेरिकी डॉलर से 15,000 अमेरिकी डॉलर का खर्च आता है। हमें इसे 5,000 अमेरिकी डॉलर या फिर 1,000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाना है। ऐसा करने का एकमात्र विकल्प यही है कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार करना। इसीलिए हम अपना अगला GSLV Mk3 के रीयूजेबल रॉकेट होने के बाद बनाने जा रहे हैं। यानी दोस्तों इसरो भी SpaceX की तरह रीयूजेबल रॉकेट पर काम करने वाला है, जिससे सैटेलाइट लॉन्च करने की जो लागत है वो और कम आ जाएगी। तो दोस्तों ये टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो नई वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।